भैया दादू नहीं बताएंगे, आप बताइए, वो तो दूसरों का बताएंगे। जी, मूंग की जो फसल यहाँ पे होती है सर, वो लगभग 5 से 8 कुंटल प्रति एकड़ होती है सर, 1 एकड़ में। अभी इस समय जो मूंग की क्रॉप निकलेगी, और बारिश में जो मक्का होती है और धान होती है, तो मक्का यहाँ पे लगभग यहाँ पे 20 से लेके 22 कुंटल तक, 25 कुंटल तक जाती है मक्का। और धान का जो एवरेज है प्रति एकड़, यहाँ पे धान का एवरेज है, जो बासमती की वैरायटीज हैं, वो लगभग 10 कुंटल से 12 कुंटल तक जाती है। और जो नॉन बासमती हैं, जिनको अपन लोग मोटी धान कहते हैं, वो लगभग 25 कुंटल तक, 25 से 30 कुंटल तक चली जाती हैं, जिनमें पोहे की धान कहलाती है जो। और जो सूखे में होती है, जो ड्राई में सोइंग करते हैं, वो वैरायटियां 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ आती है। 3 तरीके की धान पैदा होती है। और मक्के में जो हाइब्रिड्स मक्की लगी रहती है, वो 25 होती है। और ओपी वैरायटी की जो मक्काएं लगती हैं, वो लगभग 15 का एवरेज उसका आता है प्रति एकड़। कुछ किसान लोग इधर ज्वार भी लगाते हैं, कुछ तुअर है, कुछ कोदो, कुटकी, सांवा, इन चीजों का भी उपयोग जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे करते हैं। और इनका एवरेजन 2 से 3 कुंटल का रहता है। और जैसे हमारे एरिया में ज्यादातर मुख्य फसल बारिश की अगर ले लें, तो इस समय धान की क्रॉप मेन क्रॉप होते जा रही है। पहले यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सोयाबीन का जो है रकबा बहुत कम हो गया है। वो भी हमारे यहाँ 5 से लेके 8 कुंटल तक का सोयाबीन होता था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे जो सोयाबीन है, वो काफी डिसीज उसमें आने लगी। जो जड़ों की बीमारियां हैं, बैक्टीरियल फंगस इतनी तेज आती हैं कि पूरे प्लॉट की प्लॉट उसमें बैठ जाते हैं। और इधर आपका गेहूं और चना, 2 फसल होती है हमारे पास। तो गेहूं की जो फसल है, वो लगभग 20 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास होती है। और जो धान के बाद लगाते हैं गेहूं, उनका लगभग 12 से 13 कुंटल का एवरेज आता है। और जो चने के बाद, जैसे जिसने 1 साल डेल किया हुआ है या कोई दूसरी क्रॉप के बदले लगाया है, तो वो 20 कुंटल तक का एवरेज उसका आ जाता है गेहूं का। ये हमारे यहाँ रोटेशन है फसल का। जी। अ, जैसा अभी आपने अलग अलग जो फसलें आप लेते हो उसके बारे में अभी चर्चा की है। अभी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर मैं आपको पूछूं कि आपके यहाँ मुख्यतः ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है यानी कीटनाशक है, और ऐसा कौन सा फंगीसाइड है जिसका बड़े पैमाने पे उपयोग अभी हो रहा है? जी। मान लो मैं सिर्फ दो दो पेस्टिसाइड के नाम चाहता हूँ। एक जी। इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड, और एक वीडीसाइड। तो इन सभी के नाम क्या है? और एक टेंटेटिव टेंटेटिव पूरे पूरा साल भर में जितनी भी फसलें आपने बोली है, इन सभी फसलों में टेंटेटिव उस पेस्टिसाइड का उपयोग कितना होता है पूरे साल भर में? जी सर, यहाँ अधिकतर सबसे ज्यादा इस समय कोराजिन के ऊपर बहुत फोकस है यहाँ पे। और ये कोराजिन का उपयोग अभी तो फसलों में होता था, अब सब्जियों में भी इसका उपयोग होने लगा है। क्योंकि जो जैसे बैंगन में जो बोरर आता है, तो इसके लिए अभी कोई विकल्प नहीं है, तो किसान अधिकतर इसको शाम के समय कोराजिन का स्प्रे करता है। तो हम लोगों ने ऐसा जब सर्वे किया, जब आपने एक बार हमें सर्वे करने का कहा था, तो हम लोगों ने काफी खेतों में सर्वे किए। उस समय हमने देखा कि एक किसान जब बैंगन की फसल लगाता है,
तो वो 50 से लेके 70 स्प्रे पूरे साल भर में करता है। उसके बाद ही वो बैंगन को बाजार में ला पाता है, क्योंकि बड़े बैंगन में जो बोरर है वो काफी तेज आते हैं, तो इसलिए इसकी ज्यादा उपयोगिता होती है। दूसरा, मूंग की फसल में भी कोराजिन का ज्यादा स्प्रे हो रहा है, तो उसके स्प्रे मूंग में 3 से 4 स्प्रे हो रहे हैं। और अगर हम देख लें तो इस बार हमारे यहाँ पे जब कोराजिन का उपयोग, मेरे ख्याल 3-4 कंपनियों का टेक्निकल एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से वो आ रहा है। तो वो उसका टेक्निकल अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वो कोराजिन का ही टेक्निकल है। और इसमें ज्यादातर हमारे यहाँ जो फंगीसाइड जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे बाविस्टिन है, आपका रेडोमिल है। इसके बाद यहाँ पे जो उपयोग हो रहा है आपका 2-3 फंगीसाइड हमारे यहाँ ज्यादा, एक मैंगो चेप। ये 3 फसलें हम 3 जो है फंगीसाइड हमारे यहाँ उपयोग हो रहे हैं। और अलग अलग अब सिस्टमिक कुछ फंगीसाइड आ गए हैं तो वो भी उपयोग होने लगे। इस बार पहली बार कुछ गेहूं में बीमारियां दिखी थी, जिनके बारे में आपसे सर चर्चा भी करी थी और आपको सर उसकी फोटो भी भेजी थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गेहूं में भी अब जो है इसमें भी स्प्रे चालू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इस बार गेहूं में भी इल्लियां दिखी। और इसके बाद कुछ जो गेहूं है वो भी ऐसा लग रहा है कि फंगीसाइड अब लगेगा उसमें। तो जो ये एक फसल अछूती थी यहाँ पे, गेहूं जो है बगैर मेडिसिन का होता था। अभी हमारे यहाँ पे कोई भी इंसेक्टिसाइड गेहूं के अंदर नहीं डाल रहा था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ ये एक चीज नई आई है कि इस बार कुछ फंगिसाइड का यूज और कुछ इल्लियां देखने को मिली है। तो इसमें सर इंसेक्टिसाइड की दवाएं भी अब हमारे खेतों में डलेंगी। पिछली बार हमने ये भी पाया गेहूं के अंदर कि एवरेज हमारा, जैसे जो बैक्टीरियल फंगस टाइप की फंगसें थी, तो उससे कुछ काला गेहूं पड़ गया, तो गेहूं के अंदर एक काला टिप आ गया था। अगर उस दाने को अपन वो करते हैं तो उसमें एक काला कलर का पाउडर टाइप निकलता है। और वो ऐसी वैरायटी थी जो कि नोटिफाई नहीं थी। 10 साल से कम की वैरायटियों में वो बीमारियां आई हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसान बहुत पुरानी वैरायटी बो रहा है, नया बीज था, उसके बाद भी ये वैरायटी काफी क्षेत्र में आई, क्योंकि उस समय बारिश हो गई थी और किसानों ने अपने खेतों में पहले पानी दे चुके थे। इसके कारण वो बीमारी कहीं कहीं देखने को काफी मिली। तो उसके कारण ये फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का भी इसमें स्प्रे आएगा। उसके बाद किसानों ने जब इल्लियां कंट्रोल नहीं होती हैं, जैसे अगर मूंग की फसल ले लें, तो वो फिर कोराजिन के साथ और चीजें भी मिलाता है। ये एक वो है। और ज्यादातर अगर मैक्सिमम इस समय स्प्रे हो रहे हैं जैसे मूंग की फसल में, तो सर इसमें सबसे ज्यादा इस समय कोराजिन का स्प्रे हो रहा है। और धान में भी जो है ब्लास्ट और उसमें फंगिसाइड वो सारे डल रहे हैं। पिछली बार की जो धान है वो बहुत ज्यादा उसमें कीड़े नहीं लगे थे, नेचुरली इस बार थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने बहुत ज्यादा दवाओं का उपयोग किया था। और दवाओं का उपयोग निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो गेहूं की फसल है, आने वाले साल में गेहूं में भी ये चीजें ऐसा लग रहा है ये चीजें डलना चालू हो जाएंगी। नहीं, जी अगर मैं एक अगर चीज पूछूं कि सारे जितने भी कीटनाशक है, स्पेसिफिकली फंगिसाइड है या विडीसाइड है, इन सबका जी अगर एक क्वांटिटी अगर सबका मिलाकर पूरे साल भर में, मैं जैसा एक एक कोई भी किसान भाई, उनका अगर टोटल क्वांटिटी अगर हमें निकालना हो तो कितना सब मिला के पूरे साल भर में कितना किलो तक जाता होगा, इसका कोई अंदाजा है? सर, ये कुछ किसानों से वो लेनी पड़ेगी इसकी नहीं, जैसा जैसे। मैं अगर आपको भी पूछूं कि आपके यहाँ पे भी अगर कीटनाशक, फंगिसाइड और विडीसाइड सब मिलाकर
टोटल टोटल पेस्टिसाइड का उपयोग कितना किलो तक होता है? सर एक हम लोग तो जो है ना, एक्चुअल में क्या है, इस बार जैसे अभी हमने जैसे टॉनिक के रूप में आपको बताया, भी जो काला पाउडर बुलाया था हमने, तो अभी हमने 1 किलो प्रति एकड़ उसका टॉनिक के रूप में हमने उपयोग किया, तो उसके नहीं रिजल्ट नहीं हमें नहीं काफी नहीं अच्छे मिले। नहीं नहीं, मुझे और वो नहीं चाहिए। मुझे केमिकल्स का जो उपयोग होता है ना, तो उन बारे में जानकारी, मैं एक्चुअली ये सारे सवाल पूछने के पीछे एक रीजन भी था कि जैसा देखिए, आज जितना भी डेटा हमें अवेलेबल होता है, वह सारा या तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साइट से मिलता है, या जैसा यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस है वहां से मिलता है, या इंडिया की जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है उसके साइट से मिल जाता है। लेकिन जी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डेटा है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होती है। जैसा हम लोगों ने देखा, मैंने एक बार मैंने हर देश का पेस्टिसाइड का डेटा मैं प्रेजेंट किया था, जहाँ पे जी जापान में 13 किलो तक पेस्टिसाइड का उपयोग होता है पर एकड़, और इंडिया में 240 ग्राम। तो ये कहाँ ना कहाँ गलत लगता है, एटलीस्ट इंडिया के बारे में, कि सिर्फ 240 ग्राम में पूरा 1 एकड़ कैसे होता है। तो यह चीजें ग्राउंड रियलिटी क्या है, जैसा मान लो शरद भैया कितना उपयोग करते हैं, या और भी जो अन्य किसान भाई है, जैसा अभी यहाँ पे बेनी सिंह जी है, या और भी कोई भी किसान भाई है जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जुड़े हैं, तो ग्राउंड रियलिटी जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगी तब तक हम लोग सच में ये नहीं निकाल पाएंगे कि आने वाली जो जनरेशन्स है उन्हें कितना तकलीफदायक है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसा आज भी, जैसा आपने जो फंगिसाइड के नाम लिए, जैसा बाविस्टीन है, मैंकोजेब है, तो इन फंगिसाइड का उपयोग कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि बाविस्टीन बहुत सालों से उपयोग में आ रहा है। तो फिर अगर बार बार वही फंगिसाइड उपयोग में आएगा तो उसका आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा क्या? और दूसरी चीज, अगर जो कोराजन है वो हर फसल में अगर उपयोग में आ रहा होगा तो उसका आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा क्या? तो इन सभी चीजों के लिए, ये जितने भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बाविस्टीन में या कोराजन में कौन सा टेक्निकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इन सभी चीजों की जानकारी हम सभी को होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो आप मैं जैसा सर अभी मैं गणेश जी को बुलाता हूँ सर, वो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। शरद भैया सदन देखिए, में ये उपलब्ध। यह जब भी प्रश्न आता है तो गणेश जी का नाम आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे गणेश जी बने तो ही हमारा कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अब पिछले 1 साल 1.5 साल से इन सभी विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कुछ लोग जो इटारसी से आप हो गए, दादू हो गए, हम लोग तो पिछले ऑलमोस्ट 2.5 से 3 सालों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सभी विषयों में, जैसा मैंने आज आज सवाल क्या पूछा कि टोटल पेस्टिसाइड का उपयोग कितना होता है, अगर हमें एक एक सिंपल सा, अभी मैं और एक दूसरा सवाल पूछता हूँ कि हमारे फैमिली का पूरे साल भर का एक खर्चा अगर मैं पूछूं कि मेरे फैमिली को हर महीना 20,000 रुपया खर्चा होता है या 40,000 रुपया खर्चा होता है, तो कितना होता होगा शरद भैया पूरे साल भर में? सर वो डिपेंड करती कि कितने आदमी की फैमिली है। पर अगर अभी मैं अगर सिंपल सा पूछूं कि आज शरद भैया के घर का लाइट बिल कितना आता है, ऑन एन एवरेज कितना आता होगा?
सर लगभग 3,000 रुपये आता है। देखिए आपने यह जो इसमें अंतर हमारे किया, जो सोलर है 3 किलोवाट का सोलर भी लगा हुआ है, और जो पंप है वो भी हमारा सोलर वाला है। उसके नहीं बाद मैं फिर भी नहीं 3,000 रुपये महीने का बिल आता है। नहीं मैं यह नहीं पूछना चाह रहा था। जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल का 3,000 रुपया क्यों आया, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट आपके घर पे आ जाता है एमएसईबी वालों से, या आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन लोगों से आपको डॉक्यूमेंट घर पे आता है, इसलिए आपको पता चलता है कि आपका इतना बिल है। और वो बिल, जी अगर वो बिल ना आवे ना, तो ये भी चीज हम नहीं बता पाएंगे कि हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो मुझे मुझे ये कहना है कि अनटिल एंड अनलेस वी, जैसे हम लोग जब तक खेती को एक व्यापार के स्वरूप में ना देखे, तब तक हमें हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, और हमें उससे आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन्स है, जैसा आप, जैसे जितने भी किसान भाई है, उनके आने वाली जो आगे वाली जनरेशन है, उनको कौन सी तकलीफें हो सकती है, उसका हम लोग यानी निकाल नहीं पाएंगे। और जैसा अभी तक तो मैं ये पूछता था कि कौन से 5 इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, कौन से 5 फंगिसाइड यूज होते हैं, लेकिन आज मैंने ये सवाल किया कि टोटल पेस्टिसाइड की, भैया मेरे घर में पूरा साल भर में मैं इतना पाउडर लाता हूँ, मान लो 200 किलो होगा, इतना मैं लिक्विड लाता हूँ वो मान लो 20 लीटर होगा, इतना ये है तो मैं 5 लीटर लाता हूँ। तो ये क्वांटिटी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर बाइफर्केशन नहीं मिलता है, तो मेरा ये मानना है कि मुझे कम से कम, कि मैं कोई कृषि केंद्र जाता हूँ, कोई दवाई की दुकान जाता हूँ, तो वो दवाई के दुकान वाले को मुझे यह सवाल करना है, या मैं मेरे घर में मेरे नोटबुक में लिख के रखता हूँ, कम से कम मैं मेरे नोटबुक देखकर मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और यह क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसा मुझे कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस मिले हैं जहां पे लिखा है 41 लाख टन पेस्टिसाइड का उपयोग होता है इंडिया में, और उसका जब बाइफर्केशन किया पर पर्सन कितना आता है, तो वो 546 ग्राम पर पर्सन पर ईयर आता है, यानी ऑलमोस्ट 550 ग्राम पेस्टिसाइड पर पर्सन पर ईयर उसका उपयोग में आ रहा है, 546 ग्राम। लेकिन वही मैं जब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे देखता हूँ, तो वहां पे 490 ग्राम आता है। ठीक है, 546 और 490 बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर हमें एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे फैमिली के लिए पर ईयर इतना पेस्टिसाइड पर पर्सन आता है। ये डेटा हर किसान कम से कम एटलीस्ट अपने खुद का डेटा जनरेट कर सकता है। तो इन सभी चीजों पर विचार विमर्श होना, इसका ऑन सर नोटबुक मैं लिखना। अभी सर अभी जो मूंग में हम डाल रहे हैं ना, उसके विषय में मैं अभी आपको बता सकता हूँ। जो मूंग में स्प्रे हो गए, जैसे 3 हम लोगों के स्प्रे हो गए, तो पहले जो थायोमिक्सॉन है 25% का, है ना, वो विक्टा के नाम से आता है। तो वो हम लोग लगभग ये प्रति एकड़ अगर डाल रहे हैं तो 100 ग्राम डल रहा है सर ये। और एक सर इसमें जो इंसेक्टिसाइड जैविक वाला है, हम लोग कोराजिन नहीं डालते, ये डायनेमिक के नाम से आता है, ये जैविक है। ये 2 ml पर लीटर पानी डलता है सर ये। 2 चीजें ये डाल रहे हैं। और इसमें नीम का जो तेल है सर, नीम का तेल हम लोग हमेशा इसमें यूज करते हैं। वो करीब हम लोग 100 ml ये डाल रहे हैं। हमारे 500 लीटर का जो पंप डल रहा है उसमें, जो लगभग 5 एकड़ में ये स्प्रे जाता है सर। और इसमें जो हमारा ये आपसा 80 करके एक आता है, जो कि पेड़ों के अंदर तक इन चीजों को पहुंचाता है, तो ये डाल रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार जो बबेरिया और ये चीजें जो डाली थी हम लोगों ने, तो इस बार हम लोगों ने इसको गोबर की गोली बना के उसके रूप में इसमें डाली हमने। और इसको प्रोम इस बार पतंजलि से 200 बोरी प्रोम बुलवाया था, तो 2 बोरी प्रति एकड़ प्रोम और आधा बोरी पोटास, इसका ग्रीन पोटास आता है सर। तो ग्रीन पोटास से इसकी सोइंग करी थी हमने। और
2 बोरी प्रोम, आधा बोरी पोटास लिया था। और ये इंसेक्टिसाइड सर हम लोग जो जैविक वाला एक आ रहा है ये डाल रहे हैं इस समय। इससे बहुत अच्छा कंट्रोल भी है। इसमें इन्होंने 2 ml पर वो दिया है। मैं इसका ये भेज देता हूँ आपको। और दूसरा हमारा बस एमावेक्टिन अपना जो है 25% वाला वो डाला सर। और तो हमारा कोई है नहीं। 3 स्प्रे हो चुके हैं हम लोगों के। तो जैसा जैसा अभी आपने जितने भी सब चीजों के नाम लिए हैं, जी तो जैसा आपने पहला जो कहा कि 100 ग्राम होता है और 25% वाला होता है, हाँ, 25% वाला जी सर। एक्चुअल उसमें प्रति एकड़ टेक्निकल, जा रहा है। हाँ, तो उसमें टेक्निकल इंग्रेडिएंट तो भले ही थायोमेक्सोम है सर इसमें हाँ, 25%। वो थायोमिथोक्सम जो है, जी तो यानी देखिए, मैं यह चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह जो थायोमिथोक्सम है, वाविस्टीन है, ये सारे भी जितने भी पेस्टिसाइड है, ये सारे पेस्टिसाइड अंगूर जैसे खेतों में आज के 25 साल पहले यूज हो चुके हैं, और उन लोगों ने इन सब केमिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का उपयोग करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट अब उन्हें मिलता नहीं। जी वो नए नए मॉलिक्यूल्स को ढूंढ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है। जैसे हम लोग देखिए, अभी कोराजन आया है, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पे क्लोरोपाइरिफॉस था, जो एक कीटनाशक करके हम लोग उपयोग करते थे। और उसी कोराजन का अगर आज उपयोग हर फसल में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट भी इंसेक्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और हमें हमारी जो हिस्ट्री है, वह हिस्ट्री अगर हमारी पता रहेगी, टोटल कितना पेस्टिसाइड उपयोग हो रहा है। देखिए, मेरा यही कहना है कि जैसा हम लोग इसका जब तक ऑन पेपर कम से कम पर फार्मर पर ईयर इतना पेस्टिसाइड उपयोग होता है, और उसमें सिर्फ इतना ही कि टोटल फंगीसाइड इतना, टोटल इंसेक्टिसाइड इतना, टोटल वीडीसाइड इतना, और मुझे बाकी जैविक में का अभी अभी जैसा मिल पाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन अब जैविक में एक चीज होती है कि उसमें टेक्निकल इंग्रेडिएंट कौन सा है, वो उस बोतल पे या पैकेट पे लिखा नहीं होता है, और वो दिक्कतें होती है। लेकिन जैसा जैसा मैं आप लोग जो काला पाउडर यूज करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसमें सीविड है, पोटेशियम ह्यूमेट है, या पेप्टोन है। तो जहां से भी आप कोई जैविक लेते होगे, तो कम से कम उनसे ये पूछना जरूरी है कि भैया इसमें क्या है। और यह अगर डेटा हम लोग योगाहार के माध्यम से अगर निकाल पाए, तो मेरा ये मानना है, और मुझे बाकी और अन्य किसानों का नहीं चाहिए, मुझे जितने लोग जुड़ते हैं, मान लो 15 या 20 लोग हम लोग जुड़ते हैं जो खुद खेती करते हैं, तो यह डेटा होना जरूरी है। और देखिए, मैं यानी इस बार ये जो सवाल पूछा हूं कि मुझे टोटल पेस्टिसाइड तो भी बताइए, और जब तक यह टोटल पेस्टिसाइड, अगर इसका भी जवाब अगर नहीं आया, मान लो आने वाले 1 महीना में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खेती कर तो रहे, लेकिन जैसा एक ब्लाइंड, यानी जैसा एक अंधी खेती हम जो कहते हैं, उस तरह की खेती चल रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर यह चीज हम लोग ना लिख के रखे, तो हमारे फैमिली से जो बच्चा या जो बच्ची आगे चल के खेती देखना है, तो उनके लिए कुछ भी डेटा अगर लिखा नहीं रहेगा, तो ये गलत होगा, ये मेरा मानना है। तो अभी जितने भी किसान भाई यहाँ उपस्थित है, हम हर किसी से सिर्फ इतना इतना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ टोटल इतना फंगीसाइड, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, टोटल इतना फंगीसाइड, टोटल इतना इंसेक्टिसाइड, टोटल इतना वीडीसाइड का उपयोग हो रहा है, उतना अगर आप लोग अभी चर्चा में बता पाओ तो बहुत अच्छा। और जैसा आ, आने वाले सप्ताह में अगर हर बारे में ऑन पेपर लिखे, तो और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट नाम लिखना है, शरद वर्मा जी या बेनी सिंह जी या और भी, और उनके सामने जो टेबल में फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड,
उसका सिर्फ आंकड़ा डालना है। तो ऐसा अगर एक टेबल बन जाए अगले सप्ताह तक, तो उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग निकाल पाएंगे। जी ओम। जी बहुत अच्छा सर। अब मैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ, फिर बेनी भैया को बुलाऊं। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। डॉक्टर साहब, मेरा ये था कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आंकड़े का जो गड़बड़ होता है, इसमें जो मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी होशंगाबाद की बात करें, जो हमारा नर्मदापुरम है, तो नर्मदापुरम में 100% इरिगेटेड है। तो यहाँ पे लगभग हर किसान पेस्टिसाइड डालता है। और दूसरे जिले जैसे मंडला की बात करें, डिंडोरी की बात करें, और जो दूसरे जिले की बात करें, तो यहाँ पे इरिगेशन बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर कोदो, कुटकी, रागी, ये इस तरह की फसलें होती है। तो ये जो डेटा है, क्या टोटल पेस्टिसाइड इंडिया में कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके हिसाब से फिर टोटल कल्टीवेटेड एरिया उससे डिवाइड कर दिया। तो इसको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, फैमिली वाइज, ये इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। और दूसरा, जैसे शरद भैया बता रहे, तो शरद भैया की 100 एकड़ में करते हैं, और दूसरे किसान कोई 10 एकड़ में करता होगा, कोई 5 एकड़ में। तो हम अगर ऐसा करेंगे, मेरा सुझाव था कि हम पर एकड़ के हिसाब से इनसे प्रति एकड़ कितना उपयोग करते हैं फंगिसाइड, टोटल पेस्टिसाइड। सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। हेलो जी हेलो। जी जी, आवाज म्यूट थोड़ा कर दिया ब्रेक। उमाशंकर आवाज जी। उमाशंकर जी खोल देते हैं कभी कभी, म्यूट कर दिया सर। जी जी। तो प्रति प्रति एकड़ अगर हमको मिल जाए कि, क्योंकि अलग अलग किसानों का अलग अलग ये होगा, तो ये जैसे नर्मदापुरम का आएगा तो यहाँ का आंकड़ा ज्यादा आएगा, और दूसरे जिलों का अगर हम देखेंगे तो वहाँ का आंकड़ा कम आएगा। तो ये जो वेरिएशन है, बाद में जाके जो दूसरे क्षेत्र हैं उनको कम कर देता है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जी ओम। नहीं, एक्चुअली सर मैं ये सवाल इसलिए किया हूँ क्योंकि हम लोग दवाई तो कहीं से कहीं दुकान से लाते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि हमने इतना किलोग्राम पेस्टिसाइड पूरे साल भर में लाया है, और उस किसान भाई के पास में कितना एकड़ खेती होता है वो भी हमारे को पता होता है। तो इसमें से कहीं ना कुछ डेटा जनरेट होगा। लेकिन जैसा मैंने लास्ट टाइम भी वो कुछ एक्सेल की शीट मैंने शेयर की थी कि डोसेस कितना है उसके हिसाब से भी चाहिए, लेकिन वो चीज भी आज तक सामने नहीं आई। और मेरा ये मानना है कि अनटिल एंड अनलेस डेटा सामने नहीं आएगा, तो ये सब चीजें, यानी कैसा होता है कि आ, और जैसा अभी यहाँ पे जो कुछ फंगिसाइड के नाम लिए गए, बाविस्टिन, ये ऑलमोस्ट 30 साल 35 साल पुराना फंगिसाइड आज भी यूज हो रहा है। तो उसका सच में कितना असर होगा आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हम लोग अब कोराजन पे आ चुके हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो यह कोराजन और अगर 5 साल यूज होगा इसी तरह से, तो उसका हाल भी क्लोरोपाइरिफॉस जैसा होना है। तो इन सभी चीजों को हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करें, नहीं तो वो तो आने वाले 5 साल के बाद में वो खेती में आएगा और फिर हम बोलेंगे कि कोराजन आता है, लेकिन कोराजन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर ऑन पेपर रही, इसका एनालिसिस किया जाए, तो मेरा ये मानना है सर कि हाँ जी। सर हमारे यहाँ बनखेड़ी केबीके ने इसका पूरा डाटा नर्मदापुरम का बनाया है। तो मैं आज ब्रजेश सर से लेके पूरा डाटा बनाया सर कि कितना किलोग्राम क्या क्या चीज यूज हो रही है जिले के अंदर, और इसका विधिवत पूरा बनाया है सर कि कौन से फंगिसाइड कितने डाल रहे हैं। मेरी इस विषय में केबीके में चर्चा हुई थी। तो बनखेड़ी केबीके ने, हमारा जो नर्मदापुरम का केबीके है, उसने पूरे जिले का कौन से फंगिसाइड कितने यूज हो रहे हैं और क्या है, इसकी विधिवत रिपोर्ट बनाई है सर। तो वो रिपोर्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा सर। नहीं, वो रिपोर्ट अब तो ठीक है, वो रिपोर्ट आप पक्का दीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कहा है कि मुझे 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो मैं हम तो हमारे पेस्टिसाइड के, जैसे मूंग का बिल है ना, अभी आपको बिल लेके हम पोस्ट कर देंगे सर बिल, आप नहीं, कहें मुझे तो। पोस्ट करके मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका टेबल चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसा स्कूल में होमवर्क करते थे, इस चीज का होमवर्क होना जरूरी है।
अब जब एक्चुअल तक में क्या सर, हम लोग जैसे है ना मक्के की फसल ज्यादा लगाते हैं, तो हमारा जैसे अब हम लोग साइलेज बना रहे हैं, हमारा कम से कम हम 20,000 कुंटल साइलेज बनाते हैं। तो हम यहाँ की क्या है, जो क्रॉप रोटेशन है ना, उससे हट जाते हैं थोड़ा सा। जैसे जिस समय सब लोग धान लगाते हैं तो हम मक्का लगाते हैं, अभी हम लोग मक्का लगा के साइलेज बना रहे हैं। हमारा जो पैटर्न खेती करने का है वो टोटल के यहाँ के किसानों से अलग हो जाता है। यहाँ के किसान जैसे मूंग लगा रहे हैं, अब मूंग की खेती उनकी मान लो जैसे मेरी 100 एकड़ है, तो मेरे पास मूंग सिर्फ 10 एकड़ में है, बाकी मेरा मक्का है। अब मक्के में मेरा जो है, मैं मेरा क्योंकि पशु आहार बना रहा हूँ, तो मेरा पैटर्न ही अलग है। हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग प्रोम पे आ गए। इस बार हमने बनखेड़ी अपने पतंजलि का लगभग आप मानेंगे सर 2 ट्रक प्रोम बुलवाया। तो हमने देखा प्रोम पहले हम 1 बोरी डालते थे तो उतना असर कम लगता था, लेकिन इस बार हमने जब प्रोम 2 बोरी प्रति एकड़ डाला तो हमें असर इतने अच्छे मिले उसके कि बहुत अच्छा। और इस बार पतंजलि का जो ग्रीन पोटास भी हमने बुलाया, वो भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों का क्या है, और हम लोगों ने जैसे बारिश में बवेरिया डाला था, सारी इल्लियां सर हमारी बवेरिया से कंट्रोल हो गई थी। अब मैंने कम से कम अभी जो है सर 100 हमने फेरोमोन ट्रैप लगा के रखे हैं हमारे उसमें। हमारे पास लाइट ट्रैप लगे हैं लगभग 50। तो ये चीजें हमारी क्या, हमारा क्रॉप रोटेशन जो है वो इसलिए हम लोग नहीं बता पाते कि हमारा क्रॉप रोटेशन सबसे अलग है। यहाँ हजारों एकड़ में मूंग बोआ रही है तो हम मक्का लगा रहे हैं, जब वो धान लगाते हैं जब हम मक्का लगाते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन जो है वो मेरा खुद का आपको बताऊं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम लोग दूसरी क्रॉप पे चले गए, तो अब इस समय हम लोग तीसरी क्रॉप पे जा रहे हैं, हल्दी। इस समय हमने 5 एकड़ में हल्दी लगाए, तो हल्दी में हमारा कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं सर, हल्दी की खेती। और लगभग उसका एवरेज आया है जो 100 कुंटल प्रति एकड़ आया है। अभी यहाँ पे लगभग हमने 300 ग्राहकों को यहाँ पे मतलब 300 लोगों को हल्दी खाने के लिए दी है। तो उन्होंने कहा साहब आपकी हल्दी जो है वो 1 चम्मच की जगह आधे ही चम्मच लग रही, क्योंकि इन खेतों में आज तक हल्दी लगी नहीं है। हम जाते हैं सर क्रॉप रोटेशन में, जो फसल एक बार लगा ली उसको 2-3 साल के लिए। अब इस बार हमने मान लो 20 एकड़ में गेहूं लगाया था, तो ऐसे खेतों में लगाया था जहां पे 6 साल से गेहूं लगा ही नहीं। तो उसके कारण हमारा एवरेज भी बहुत अच्छा आया और उसमें हमको मेडिसिन भी कम लगती। हमें छोटे से ही हमारे छोटे छोटे स्प्रे से ही हमारा कंट्रोल हो जाता। जो हमारा नहीं पहले अभी नहीं इंसेक्टिसाइड का नहीं भारी अभी खर्चा अभी रहता आप था, आजकल नहीं है सर। नहीं नहीं आपको आपको मैं रोकता हूँ बीच में, मैं इसलिए देखिए आपने अभी जो चीजें बताई ना, तो जी सर। आपका जैसा कुछ ना कुछ अलग चल रहा है इटारसी में अन्य किसान जी भाइयों के सिवा। तो जी आपकी जो स्टोरी है, मुझे आपकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, मुझे बाकी किसानों की इंटरेस्ट यानी मैं ये शुरुआत में जो कहा हो कि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, मान लो 15 या 20 लोग, जैसा अभी यहाँ पे कुछ 30 लोग जुड़े दिख रहे हैं, तो ये जो 30 लोग हैं उसमें के मान लो कि 20 लोग खेती करते हैं और उसमें के 10 लोग खुद खेत में जाते हैं। तो जो जो 10 लोग खेत में जा रहे, मेरा ये मानना है कि कम से कम जो वो 10 लोग जा रहे, उन 10 लोगों को इन सवालों के जवाब अपने खेती के बारे में, मैं बाकी किसी के खेती के बारे में नहीं चाहता हूं, अपने खेती के बारे में उन्हें इस सवालों के जवाब, जैसा हम लोग पहले कहते थे कि 5 इंसेक्टिसाइड के नाम बताओ या 5 फंगिसाइड के नाम बताओ, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अगले सप्ताह तक यही चाहिए कि मेरे घर में मैं इतना पेस्टिसाइड उपयोग में लाता हूं, मैं खरीदता हूं और मेरे पास में इतना एकड़ खेती है। बस इतना ही, दो ही जवाब चाहिए कि मैं पिछले साल, मान लो पिछले जून से लेकर अभी इस मई तक मैंने इतना पेस्टिसाइड खरीदा है और मेरे पास इतना एकड़ जमीन है। उसमें से कुछ ना कुछ एक अंदाजा निकल जाएगा कि मान लो शरद भैया ने इतना पेस्टिसाइड लाए, दादू ने इतना लाए, या गणेश जी ने इतना लाए, या बेनी सिंह जी ने इतना लाए। तो कम से कम वो जब टेबल बनेगा तो वो टेबल पे से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आएगी और फिर उसके बाद में चर्चा होगी कि भैया मान लो 100 किलो पेस्टिसाइड आ गया है टोटल साल भर में, अब ये 100 किलो में का 30 किलो मैंने धान में यूज किया,
10 किलो मैंने मक्के में यूज किया, 20 किलो मैंने चने में यूज किया। वो फिर आने वाले समय में ये आंकड़े आते रहेंगे। और इन सभी चीजों पर से हमें यह भी पता चलेगा कि हमने पिछले पूरे साल भर में कितना पेस्टिसाइड मिट्टी में डाला है, कितना हमने, जैसा ये सारी चीजें निकल पाएगी। और यह होमवर्क जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ खेती करते रहेंगे, लेकिन ऑन पेपर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मान लो यहाँ पे 10 लोगों का भी डेटा आ गया, मैंने क्या कहा कि 30 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, 20 लोग उसमें के खेती करते हैं और 10 लोग उसमें के खेत में जाते हैं। तो मुझे सिर्फ 10 लोगों में इंटरेस्ट है, जो लोग उतना डेटा दे पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि मेरा जो योगाहार ग्रुप है वहां से मुझे 10 लोगों ने डेटा दिया। उसके बाद में मेरा यहाँ महाराष्ट्र में फार्म लैब महाराष्ट्र करके ग्रुप है, जिनका हम लोग संडे को मीटिंग करते हैं। वेनसडे को मेरा कुछ मीटिंग अन्य किसान स्पेसिफिक अनार वाले होते हैं उनके साथ में होता है। कभी मेरा मीटिंग जैसा फ्राइडे वगैरह है तो मैं सिर्फ अंगूर वालों से मीटिंग करता हूँ। और कुछ दिन में जैसा स्पेसिफिक वेजिटेबल वाले उन लोगों से मीटिंग करता हूँ। तो मैं उन सभी लोगों से 10-10, 20-20 लोगों से डेटा लेकर एक कंपाइलेशन का काम करना चाह रहा हूँ। तो मुझे योगाहार में से सिर्फ 10 लोगों का भी डेटा मिलेगा तो भी ठीक है। और जैसा मैंने क्या कहा कि पिछले जून से लेके इस मई तक मैंने कृषि सेवा केंद्र से इतना पेस्टिसाइड खरीदा। उनके अगर नाम दे पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ टोटल क्वांटिटी, और मेरे पास इतना एकड़ जमीन है। बस यह डेटा भी अगर आ जावे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जैसा देखिए, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शरद भैया, मैं अगर आपको पूछूं कि आपका जो साइलेज है जो आप पर केजी कहीं ना कहीं आप अन्य किसान भाइयों को देते हो, तो पर केजी साइलेज का कीमत कितना होता है शरद भैया? ये 7 रुपए होता है सर, 7 रुपीज। देखिए, आपने एग्जैक्ट जो 7 या आंकड़ा निकाल के दिया, आपने ये नहीं कहा है कि 8 से 10 रुपए में देता हूं। आपने जो आंकड़ा दिया है 7 रुपए, इसका मतलब क्या है कि आपने उसका बैक कैलकुलेशन किया है, तभी ये 7 रुपए आया है। तो मेरा ये मानना है। अब मुझे आप बताइए कि आप मान लो जो भी धान आपके यहाँ पे आप करते होंगे, तो धान यानी जो चावल है, मैं चावल बोल रहा हूँ धान नहीं, जो चावल है 1 किलो चावल के पीछे आपका खर्चा कितना आता है? सर निकालना पड़ेगा सर कैलकुलेशन। अभी आपके घर में या यहाँ पे जितने भी उपस्थित है, अभी रिसेंटली किसके यहाँ पे शादी हुई? अभी अपने योगार ग्रुप में किसके यहाँ पर? मेरे यहाँ हुई शादी लड़के की। पटेल जी के यहाँ हुई सर हमारे। पटेल जी के यहाँ पे शादी में खर्चा कितना हुआ सब मिला के? चल मेरे यहाँ तो 16 लाख हुआ। देखिए, ये 16 लाख रुपए और 7 रुपए, ये जो आंकड़ा आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा क्यों लिखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन पेपर लिखा होगा, उस वजह से 16 लाख ये आंकड़ा आया। और जैसा शरद भैया पिछले बहुत सालों से साइलेज बना रहे, इसलिए एग्जैक्ट 7 रुपीज ये आंकड़ा आपने दिया है। इसी तरह से खेती को भी व्यापारी दृष्टिकोण से सारा खर्चा लिखना जरूरी है। नहीं तो हम योगाहार में अगले 20 साल ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, लेकिन 20 साल के बाद में भी यही सवाल का जवाब यही होगा कि देखना पड़ेगा या कृषि विज्ञान केंद्र से डेटा लेना पड़ेगा। मुझे अपने डेटा में इंटरेस्ट है, मुझे बाकी किसी के डेटा में इंटरेस्ट नहीं। जी सर जी सर। बेनिफिट सर मैं बेनिफिट बेनी भैया को आमंत्रित करता हूँ काफी शरद देर से भैया, हैंड रेज है। शरद भैया 1 मिनट लेना चाह रहा था। जी सर जी। 1 मिनट जी। मैं ये कह रहा था, ये जो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, चौहान साहब का ये कहना है कि हम अपनी खेती का हिसाब नहीं रखते हैं। मेरा ये बैतूल में जब मैं था
तो वहां पे नवेगांव में एक किसान थे, उनके पास लगभग 40-45 एकड़ जमीन थी, एग्रीकल्चर थे, और उनके पास आप 40 साल का एक खेत का रिकॉर्ड मान लो कि इस खेत में पिछले 40 साल पहले क्या लगा था, कितना डाला था, कितनी दवाई डली थी, मतलब इतना व्यवस्थित किसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत पर्टिकुलर, और एक एक चीज उनके पास कि इसमें ये फंजीसाइड डला था, इस डेट को डला था, आप पूरा जैसे खाता बही रखते हैं ना किसान, वैसे उनके पास रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये डॉक्टर साहब का कहना है, हमारा जो हिंदुस्तान का किसान है वो खेती का जो लागत है उसका हिसाब नहीं रखता, कितना उसको जरूर मालूम होता है, पर लागत का हिसाब नहीं रखता। जी ऐसे ही मैं सोच रहा था। डॉक्टर साहब अगर सहमत हो तो बताइएगा। सही बात सर। जी बेनी भैया आइए। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। शरद भैया, जैसे आप लोगों ने जो ये पतंजलि का प्रोम खाद डाला है, तो इसमें डालने के बाद खेत में जुताई में भी कुछ अंतर आया होगा, और फसल में जो वो अपने स्वीट कॉर्न जो मक्का लगा साइलेज बनाते हो उसके स्वाद में भी कुछ अंतर परिवर्तन हुआ, ऐसा मेरा अनुभव है। तो दोनों के बारे में आपने कुछ रिपोर्ट बनाई है क्या? जी जो आप पहले जमीन में भी साइलेज जहाँ जहाँ पे जैसे हमारा प्रून डल रहा है, और जी जहाँ पे हम लोगों ने डीएपी को 3 साल में धीरे धीरे, एक तो अब धीरे धीरे कम किया, हम लोगों ने 10-10 किलो कम करते हुए ला रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस बार जब 2 बोरी प्रोम डाला, तो इस बार हमने डीएपी को पूरी तरीके से रिमूव किया। तो पहले 1 बोरी में हमारा असर उतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार हमने जब 2 बोरी डाला तो उसमें क्रॉप हमारी बहुत अच्छी, जो मक्के की है, और जो इस बार थोड़ी मूंग भी लगाई, तो वो सारी फसलें बहुत अच्छी हैं। और जमीन में जो है, अब जैविक चीजें डलती है तो जो कठोरपन है वो कम होते जा रहा है जमीन का। और हम लोग 10 साल से कभी जलाते नहीं खेतों को, रोटावेटर से काफी सभी मिलाते हैं। पर हमारे पूरे गांव को ही मतलब कम से कम माननीय कलेक्टर साहब 10 साल से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे गांव हर बार नहीं जलने में नाम आता है, और इस बार हमने पूरे गांव को, दादू हमारे आए थे उनको घुमाया, एक बार मुन्नी लाल सर आए थे जब भी घुमाया कि देखो हमारे खेतों में कहीं भी आपको आग लगी हुई नहीं मिलेगी। ये चीज प्रोम खाद का पिछले में 3-4 सालों से उपयोग करवाया मैंने किसानों को, और मेरे खेत मेरे खुद की मिट्टी में भी किया, तो बहुत अच्छा बेहतरीन परिणाम है उसका। इसलिए उसका रिपोर्ट मुझे याद है थोड़ा नहीं, सा। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस बार रिजल्ट हमारे पास प्रोम के बहुत अच्छे आए, और काफी अच्छा, और हमारा बढ़ रहा था। पिछली बार हमने 100 बोरियां बुलवाई थी, इस बार हमने 1 ट्रक बुलवाया। धीरे धीरे हमारा जो है, और धीरे धीरे हमारा जो डीएपी यूरिया का जो खर्च है वो काफी कम होते जा रहा है, और काफी अच्छा भी मिला। जो हम दूसरी जगह के प्रोम लिए थे उसकी अपेक्षा ये प्रोम में काफी मुझे चेंज भी लगा। और इस प्रोम की ये देखा कि इसमें पाउडर भी नहीं है, तो सोइंग में भी दिक्कत नहीं जाती इसके। सबसे अच्छी इसकी वो खासियत है। और जो हमारा इनका जो ग्रीन पोटास है वो भी बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे इस बार। ये अब मैं जी काफी जी जी। हैंड्रेस हो गए हैं, तो दादू को बुला लूं। आप मेरा क्वेश्चन है अभी तो, जैसे संतोष भाई साहब, जैसे अपन पिछले 3 सालों से जैविक और रासायनिक ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले मायने रखती है नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में कौन सी फसल लगाना है, और दिशा सूचक के हिसाब से भी फसल लगाई जाए तो शायद 80% समाधान तो अपना वहीं से हो जाता है। बाकी जो प्रकृति विज्ञान को हर किसान को अगर पढ़ाया जाए अच्छी तरीके से, तो अपन इतने दिन से माथापच्ची करे रासायनिक रासायनिक, तो रासायनिक को तो हम बहुत पीछे छोड़ करके और प्राकृतिक और जैविक खेती को बहुत बड़े स्तर पर अपन ले जा सकते हैं। ऐसा अपन एक चार्ट बना सकते हैं क्या? हाँ एक्चुअली देखिए, अब ये जो नक्षत्र का भी जो विषय आया है, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जब तक इन सभी चीजों पे विचार विमर्श, और जो भी किसान भाई नक्षत्र के हिसाब से, जैसा हमारे यहाँ पे एक मेरे किसान भाई है, वो नक्षत्र के ऊपर ही पूरी खेती करते हैं। तो जब तक इन सभी लोगों की यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, उनके रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और मेरा यही मानना है कि जैसा अभी जितने भी बार हम लोग इस सब पेस्टिसाइड के बारे में चर्चा करते हैं, तो कम से कम हम लोग क्या कर रहे हैं उतना तो भी हमें हमारे, और मुझे बाकी और किसी का नहीं चाहिए,
मुझे बेनी सिंह जी का चाहिए, मुझे शरद भैया का चाहिए, मुझे दादू का चाहिए या गणेश जी गौर का चाहिए, मुझे अन्य किसानों का नहीं चाहिए। और देखिए, अब मैं ये सब सारे सवाल क्यों कर रहा हूं, इसका आपको एक रीजन बताता हूँ। अभी लास्ट वीक 4-5 दिन पहले, जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लेटर हर जिले के मुख्य जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आत्मा के, उन्हें लेटर लिखा है कि आपके जिला में कहाँ कहाँ पर फार्म लैब है और जितने लोग इस फार्म लैब में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों का नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में एक विशिष्ट प्रशिक्षण होने वाला है, तो उन किसानों के नाम चाहिए। तो ये फार्म लैब 6 साल पहले स्टार्ट हुआ, आज कहीं 132 प्रयोगशाला अक्रॉस इंडिया है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश की जो 5-6 है। तो आज मुझे भी एक लेटर आया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में जितने भी आपके फार्म लैब है आप उनके नाम दीजिए, उनके प्रशिक्षण के बारे में हमें कुछ काम करना है। देखिए, मेरा यही मानना है कि जो महाराष्ट्र में जो 90 लोग हैं, कम से कम 90 लोगों को तो प्रशिक्षण मिलेगा, क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो खुद उनकी प्रयोगशाला है, वो काम करते हैं, तो 90 लोगों को तो आगे लेके जाएगा गवर्नमेंट। तो उसी तरह जब भी मध्य प्रदेश में बोलिए, हरियाणा में बोलिए, दिल्ली में बोलिए या उत्तराखंड में जब भी ये काम होगा, तो हम लोग ऑलरेडी रेडी रहेंगे, विथ डेटा रहेंगे। जैसा अभी सर ने जो कहा कि कोई किसान भाई बैतूल में है जिसका सारा लेखा जोखा उनके पास में लिखा होता है, तो जब यह लेखा जोखा होता है, और मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों का एक रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं, और आप लोगों ने वो रजिस्टर देखा है ट्रेनिंग के समय, और मैंने उस समय भी कहा था कि उस रजिस्टर की वजह से हमें ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन हुआ है। यानी 20 लाख रुपए सिर्फ उस रजिस्टर की वजह से हमें प्राप्त हुए थे। तो आप सोचिए कि इस डेटा का कितना महत्व होता है। और आज सिर्फ मैं वो 20 लाख रुपए नहीं कह रहा हूं, आज उसी उसी चीज को आगे बढ़ावा दिया गया। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर जिले के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लेटर लिखा है कि आप अपने अपने जिला में कहाँ पे प्रयोगशाला हो रही है। और उसका मैं खुशी के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 या 2 महीना या 2.5 महीना पहले एक किसान भाई सातारा जिला से हम लोगों के यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया था। उसका मुझे फोन आया कि सर मुझे भी कृषि विभाग से फोन आया है कि आपके पास प्रयोगशाला है, आपको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह जो चीज है, आज नेशनल केमिकल लेबोरेटरी अपने पूरे इंडिया का सबसे पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अगर मान लीजिए कि वहां जाने को भी मिलता है, ठीक है, सीखना कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन उन लोगों से जुड़ जाएंगे लोग और कहीं ना कहीं नई चीजें सामने आएगी। और जैसा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के 2 ऐसे साइंटिस्ट है जिनका कहना है कि वो खेत में ही वहां की मिट्टी लेकर उसका एनालिसिस कर पाएंगे, ऐसे तकनीक उन लोगों ने डेवलप किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हर किसान भाई को एक बेनिफिट दे के जाएगी। और अपने को सारे लोगों के लिए काम नहीं करना है, अपने को अपने खुद के लिए काम करना है। और जैसा योगाहार में कि मैंने जो कहा कि 30 लोग यहाँ जुड़े हैं, 20 लोग खेती करते हैं और 10 लोग खेत में जाते हैं। मुझे वो 10 किसानों से मतलब है, मुझे 30 लोगों से भी मतलब नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि ये 10 किसान हमारे योगार से कौन है, क्योंकि मैं पिछले साल से मैं रेगुलरली नंबर देखते रहता हूँ कितने लोग जुड़े हैं। तो कम से कम 25 से 30 लोग योगार में हर शनिवार जुड़े होते हैं। और अगर उसमें देखा जाए तो कुछ विशिष्ट किसान भाइयों के ही चर्चा में सवाल जवाब होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि
हम कम से कम योगार से इतना इंफॉर्मेशन आने वाले महीना 2 महीना में हम लोग निकाले। जी ओम। फसल उत्पादन एवं रोगों से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाना भी तो बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको अपनाने के इस संबंध में अपन समृद्ध हो सकते हैं ना। जी बहुत अच्छा बैनी भैया। अब मैं रमेश दादू को बुला रहा हूँ कि समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, फटाफट हैंड रेज हैं। फिर रमेश दादू जी आप हमें शायद रमेश दादू के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं सीएम राइस साहब को, उन्होंने हैंड रेस था तो वो हमें। जी ओम। जी ओम, सजन को प्रणाम, ओम डॉक्टर जी। साहब को प्रणाम। जी मैं ये जानना चाहता था कि ये पतंजलि का प्रोम और ग्रीन पोटास की जो भैया ने बात की, वो यहाँ हम लोग के पास तो कोई 100 पैसा नहीं है, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? ये कितने का मिलेगा सर? ये जानकारी मुन्नीलाल सर जी से लीजिएगा आप। अच्छा ठीक है सर। तो मुन्नीलाल भैया हो राके- तो बता दें इसको। मैं फोन पे बात कर लूंगा, दे दूंगा आपको। ठीक। अभी धन्यवाद सर। गणेश गौर जी और हमारे राकेश गौर जी का हैंड रेस है। तो अब मैं पहले राकेश भैया को बुलाता हूँ, क्या बोल रहे हैं, फिर गणेश भैया। हाँ राकेश भैया, हैंड रेस है। अब गणेश भैया को बुलाता हूँ। गणेश भैया हमें। सर मैंने अभी निकाला है, वसुंधरा ग्रुप पे डाला भी है। मेरे विवेक से अभी 1 साल का जो निकल रहा है वो 8 लीटर आ रहा है। तो ये गेहूं में, धान में आया 3 लीटर, गेहूं में 2 लीटर, चने में 1 लीटर और मूंग में 2 लीटर। ऐसा साल भर का जो आ रहा है वो 8 लीटर आ रहा है पर एकड़। देखिए यहाँ पे कम से कम ये 1 घंटा की चर्चा में ही गणेश जी ने कहीं ना कहीं एक आंकड़ा दिया है कि 8 लीटर मैंने यूज किया है, इतना इसमें ऐसा डेटा आया है। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं गणेश जी ने बैकअप डेटा लिख के रखा है, उस वजह से वह इमिजिएटली 1 घंटा के अंदर यह सब चीजें दे पाए हैं। और देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब भी, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम में, अगर कोई मुझे पूछेगा कि भैया मध्य प्रदेश से कोई किसान है क्या जिसके पास डेटा लिखा है, तो मैं गणेश जी का नाम मात्र मेरे तरफ से दे पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बहुत अच्छा सर। अब मैं और गणेश गौर जी साहब, कौन सी फंगिसाइड आप डालते हैं, थोड़ा उसका भी डिटेल बताइए। अभी थायोफिनेट मिथाइल करके जो है वो शरद भैया, फंगिसाइड। शरद भैया, मैं एक्चुअली आपको रोकना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम गणेश जी का एक स्पेशल सेशन शनिवार के दिन मैं खुद सुनूंगा। वे खुद अपनी कौन सी पेस्टिसाइड, कौन से स्पेसिफिकली इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडिसाइड यूज करते हैं, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जैसा गणेश जी ने जो आंसर किया है, अन्य कोई है जो एटलीस्ट जैसा 8 लीटर नहीं पर टेंटेटिव भैया 10 से 12 लीटर या 5 से 7 लीटर ऐसा कोई दे पाए तो वो हम लोग अभी सुन लेंगे। बाकी गणेश जी का एक स्पेशल सेशन रख के, और भी अगर उनके साथ में जैसा और कोई देना चाहे तो उनको भी जोड़ के 2 या 3 लोगों का एक कंप्लीट शनिवार हम लोग उन्हीं को ही सुनेंगे, ताकि हमें अन्य किसान भाइयों को यह बताने के लिए आसानी होगी। जी ओम। जी सर बहुत अच्छा। और सर इसमें अभी राकेश सर जी का भी हैंड रेज है। राकेश सर, आप, राकेश जी आप अगर हैं तो आप हमें। दादू अगर आप हो तो आप हमें। नहीं तो अभी पवन पवन सर का कमेंट लेंगे हम लोग। जी जी जी। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं
की वो हमने। जी जी, धन्यवाद शरद जी। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चौहान जी का अभिनंदन। और आप इतने परसिस्टेंटली हम सबके पीछे योगाहार के सदस्यों के पीछे लगे हुए हैं डेटा लेने के लिए। मैं भी इसका एक दर्शक के रूप में देख रहा हूँ। पिछली बार भी जब आपने कुछ माह पहले, कुछ सप्ताह पहले जब आपने इसमें विषय पर बातचीत की थी, मुझे तो लगता था कि ये बड़ा आसान काम है। इसलिए आसान है क्योंकि सबको मालूम है कि खरीदारी कितनी हुई है, कितनी की है लगभग अनुमानित। और मेरा उस समय सुझाव ये भी था कि जो जिस दुकान से खरीदते हैं उसके जो मालिक हैं या जो डीलर हैं, उनके साथ अगर आप बैठ के बातचीत कर लेते हैं तो आपको और अच्छी जानकारी मिल सकती है। इस विषय पर शायद मेरी किसी से बातचीत भी हुई थी कि ऐसा अगर करेंगे तो जल्दी हमें जा आँकड़े मिल सकते हैं और एक वृहद रूप से हमारी समझ विकसित हो सकती है। शायद उसमें अभी कार्य नहीं हुआ है। मुझे ये भी लगता था कि हमारी तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनी बनाई है, केवीके के द्वारा बनी हुई है। उस पर भी जो हमारी केमिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कौन-सी चीज़ की कितनी मात्रा, कितने एकड़ में, कितने ग्राम प्रति लीटर इस्तेमाल की जाती है। तो उसको भी अगर रेफ़रेंस मान के चलें, डीलर के साथ बातचीत जहाँ से खरीदारी हुई है, उसको रेफ़रेंस मान के चलें, तो इस तरह से भी अगर हमें कोई चीज़ याद नहीं है, तो हमें रिकॉल करने में आसानी होगी। अ, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं अगर अ, हम उसके पीछे लगे रहें, तो ये आँकड़ा बहुत आसानी से निकल सकता है। और उसमें ये भी एक बहुत ही सुंदर आँकड़ा उसमें से निकल सकता है। शोध का भी विषय हो सकता है, डॉक्टर रोशन लाल जी भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी शोध का विषय ये हो सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के शोध का विषय ये भी हो सकता है कि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में जो चीज़ दी गई है, उसकी तुलना में किसान क्या कर रहा है। माना जाए उसने कहा कि मतलब हमारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि हमें 10 एमएल डालना है उदाहरण के लिए, और हमारा डीलर जो है हमारे किसान के साथ वार्तालाप करके या जो भी स्थिति को देखते हैं वहाँ पर उसको 20 मिलीलीटर का उपयोग करा दे पा रहा है, तो उसकी भी एक बड़ी अच्छी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वर्सेस किसान का जो प्रैक्टिस, इसका एक बहुत सुंदर सा डेटा निकल सकता है। मेरा अनुरोध ये है कि इस पेस्टिसाइड का जो यूज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस विषय पर हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। और मुझे लगता है कि इसको हम वृहद रूप से समझने का अगर प्रयास करते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या हो रही है, कैसे उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। जो पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है और जो बाकी चीज़ों पर हो रहा है, वो तो हम दूसरी बात है, या फसल उत्पादन हमारा अच्छा हो पा रहा है, ये एक अलग तो विषय है ही। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पा रहा है और इसको प्रभावित करने वाले कारक हमारे क्या-क्या हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा जो दुकान है, वही आजकल ज़्यादातर एक्सटेंशन का काम कर रही है, और जो चीज़ें वहाँ पर कह दी जा रही हैं, किसान भी आँख मूंद करके उसको ले लेता है आम तौर से। और हमारी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वैज्ञानिक तरह से जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें में उतना ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है। आम तौर से ऐसा ही हो रहा है, तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। इसको मेरा डॉक्टर चौहान से भी रिक्वेस्ट है कि इस परिप्रेक्ष्य को भी अगर हम जोड़ते हैं, तो हम समग्र रूप से अपने कार्यों को करने में और इसको समझने में और उसके आधार पर हम हमारी समझ आगे विकसित हो सकती है कि ये जो केमिकल्स का उपयोग हो रहा है, ये केमिकल्स का उपयोग कैसे हो रहा है? एक तो है कि हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? इस सारी वैल्यू चेन को अगर हम समझते हुए अपनी समझ बनाते हैं, इस विषय पर मुझे याद है डॉक्टर चौहान के साथ जब हम उनके ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए थे, आपने मुझे भी एक अलग से सेशन पर बोलने के लिए और बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए कहा था।
मैंने बाकी हमारे अपने इस विषय पर, इस डॉक्यूमेंटेशन करने पर, डाटा लेने पर और किस प्रकार से ये डेटा का किया जा सकता है, इस पर मैंने भी अपने कुछ विचार रखे हुए थे। और मुझे लगता है कि हमारे नर्मदापुरम में, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, अलग-अलग उनके क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के वहाँ के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी अध्ययनरत छात्र हैं, उनके साथ मिलते हुए आप कोलैबोरेशन करें और क्योंकि जो आंकड़ों को लेने का जो कार्य है, उसमें उनकी भी मदद लें। हो सकता है अगर वो अपनी कुछ एमएससी की, बीएससी की कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे राकेश जी का तो के सुपुत्र ही वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो इनके लिए तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से कि वो अपने उसको लेते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ, अपने आँकड़े को लेने का प्रयास करें। तो ऐसे हम कंटीन्यूअस तरीके से ये जो आँकड़े लेने की जो बात है, इसको हम समग्र रूप से सोचते हुए और इसमें कार्य करते हुए करेंगे, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा हमारे पास एक स्थिति निकल के आएगी और ये आंकड़े ऐसे भी निकल सकते हैं जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ऊपर एक अच्छा-सा शोध लेख लेख लिखा जा सकता है और इसको प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के आंकड़े आज तक के कम ही सामने निकल के आए हैं। अगर आए भी हैं तो वो ज़मीनी स्तर से किसानों की सहभागिता के साथ देखे हुए, उतनी सहभागिता के साथ लेके नहीं आए हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है डॉक्टर चौहान से भी अनुरोध है, डॉक्टर रोशन लाल जी से भी अनुरोध है कि मैं जिस तरीके से इस चीज़ को समझने का प्रयास किया है मैंने, उस पर आप भी अपनी टिप्पणी दें और इसमें और कुछ जो हम बेहतर कर सकते हैं, इसको लेने का हम प्रयास करें। ये जो एक किसान की कहानी बताई थी कि वो डॉक्टर रोशन लाल जी ने कि वो पिछले 30-40 साल का आंकड़ा है, ऐसे किसान कम ही होते हैं। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस तरह की व्यवस्था बनाएँ और आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम इस तरफ बढ़ने का प्रयास करें और अपने जो भी हमारे कृषि के ऊपर हमारे कार्य हैं, उसको आँकड़ा आधारित बनाते हुए, हम तथ्य आधारित बनाते हुए, अपनी बात जब हम कहेंगे, राष्ट्रीय फोरम पर हम जाते हैं, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी में आपको जाने का अवसर मिले, ऐसी भी कामना है। तो वहाँ पर आप तथ्यपरक बात करते हुए, जो वैज्ञानिक हैं, उनके सामने जब आप आँकड़ों के साथ बातचीत करेंगे, तो आपके किसानों के प्रति जो हमारी समझ होती है वैज्ञानिकों की, उसकी उसमें और ज़्यादा सम्मान के दृष्टि से हम देख पाते हैं, देख पाएँगे और यही एक समन्वय का एक बिंदु हो सकता है कि अ, हम दूसरे के साथ एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन की बात करते हुए, अपने काम को और बेहतर तरीके से, अपने बेहतर रूप से ट्रायल्स की बात करते हुए और ज़्यादा किसान के जो हम बात करते आ रहे हैं कि जो शोध कार्य हैं, वो किसान के खेत में हो, किसान की सहभागिता के साथ हो, उसका मूल अवधारणा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डेटा है और डेटा को किसान कैसे समझता है। अगर वह अपनी तथ्यपरक बातें सामने रखते हैं, तो इस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। फिर से गणेश जी का हैंड रेज़ हुआ है। गणेश जी कुछ बोल रहे हैं? गणेश भैया? जी नहीं सर, सर, वही मैंने था भी पहले वाला ही। जी, 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 जी। सर मैंने भी संतोष सर का अपना जो बिल आया था वो डाल दिया है कि चौथे महीने में जो 10 एकड़ में जो बिल आया था तो उसका बिल की कॉपी मैंने सर को पोस्ट कर दी है और सर के व्हाट्सएप पे पहुंच गई है। अब अगर राकेश जी हो तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। राकेश भैया? शायद वो गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे होंगे। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को बुलाता हूँ कि वो भी अपने खेत के विषय में उन्होंने भी मूंग लगाई हुई है तो वो भी बतावें। मुन्नीलाल सर। जी, बहुत-बहुत साधुवाद, आदरणीय धन्यवाद सूरज जी। और आदरणीय
हमारे डॉक्टर संतोष जी जो आज चर्चा कर रहे थे कि हम जो डॉक्यूमेंटली हमने किया है उसकी वजह से हमें जो महाराष्ट्र सरकार ने फार्म लैब दिए हैं, ये बात मैं प्रत्यक्ष अनुभव मैंने किया है जब मध्य प्रदेश की महामहिम माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी टीकमगढ़ आगमन हुआ रेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे हम लोगों का उनके साथ बैठक हुई। जब बैठक के दौरान सबने अपना अपना परिचय दिया, हमने भी अपना परिचय दिया। उस समय हमारा जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो मैंने उनको बताया। तो बोले भाई, उन्होंने कहा माननीय राज्यपाल महोदया जी ने कि हम ये मानते हैं कि अपन जो है जैविक खेती करा रहे हैं या अन्य किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमें किसान की आय दूनी करना है या किसान को समृद्ध बनाना है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि किसान की आय बढ़ रही है या घट रही है जैविक खेती से, या क्या हो रहा है? इसका लेखा जोखा अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप जो है खेत पर जाते हैं, पहला आप जब हल जोतते हैं तो उसको लिखने तारीख 5, 6, 15 को आज हमने फलाने खेत में, या खेत का नाम हो या खसरा नंबर हो या जो भी हो, तो उसमें हमने आज हल चलवाया या ट्रैक्टर चलवाया, इसमें इतना हमें खर्च आया। फिर जो है दोबारा हम जब हल चलवाएंगे, खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, जो भी करेंगे, सारा व्यय जो है अगर आप लिखते हैं और फिर उसकी उपज होती है और उसका कितने का हमारा वो उत्पादन बेचा गया, तो फिर हम उसमें बता सकते हैं कि हमारा इतना हमें किसान को लाभ हुआ है, इतना नुकसान हुआ है या इतना फायदा हुआ है। तब हम जो है कह सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे नहीं कह पाएंगे कि हम जो है यूट्यूब पे डाला है कि 1 लाख 1 एकड़ में कमाए, 5 लाख कमाए, ये कहाँ। इससे जो है कोई हकीकत नहीं है ये। इससे जो है किसान का भला नहीं हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन से जो लगातार लोग प्रेजेंटेशन देते रहते हैं कि हम इतना कमाते हैं अपनी अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे सुनना है। जैसा डॉक्टर संतोष जी कह रहे हैं कि मुझे अन्य किसानों से मतलब नहीं है, मुझे तो आदरणीय शरद जी, रमेश चंद जी, आदरणीय गणेश प्रसाद जी या राकेश गौर जी या अन्य किसान ही बताएं कि आपका कितना आपने उसमें खर्च किया है और कितना आपको आय हुई है। ये यथार्थ है और हम सब चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि इसको हम जो है प्रेजेंटेशन के तौर पर हमारी इस उपलब्धि को हम एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक, और ये नहीं कि हम जो उसको गलत लिखें। अगर नुकसान हुआ है हम तो वो भी कहें। जैसा आदरणीय सर जी ने कहा, मैंने मूंग लगाई है, मैंने जो है 1 एकड़ में सिर्फ मूंग लगाई है अपने घर के लिए, और उसमें हमने कोई भी खाद नहीं डाला है। अभी मेरे मूंग के बगल में हमने कुछ लौकी, फतकोल, करेला आदि, भिंडी और भटे की सब्जी लगाई है, जिसके पत्तों में वो उड़ने वाला लाल कीड़ा, लाल पीला कीड़ा आ रहा था, पत्तों में छेद कर रहा था। मैंने कल शरद भैया से फोन पर संवाद किया कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उस पर हमने राख वगैरह डाली है। कल राख डलवाई थी, राख से कुछ आराम मिला है, उसको राहत मिली है, उनका प्रकोप कम हुआ है। बाकी शरद भैया ने जो बताया था तो वो हम जो है आज उसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम उसमें हमने जो है कितना खर्च किया। हमने एक जब हमने मूंग उसका उड़द का जो है खेती कराई थी, उड़द में हमने पूरा ब्यौरा लिखा था। डीडीए केवी के हमारे डीडीए सर और केवीके के जो है प्रमुख डॉक्टर यहाँ आए थे, उनको हमने सारी चीज बताई थी, एक एक दाना गिन के बताया था, उसका वीडियो बनाया था, गिनते हुए मैं वीडियो बनाया था कि एक दाने से कितने फली आई हैं और सिर्फ एक फली में कितने दाने हुए हैं। इसमें हमने कितना प्रोम, पतंजलि का प्रोम डाला था उस समय, तो पतंजलि का कितना प्रोम डाला, कितना ये लगा। तो इस प्रकार से अगर हम अपना लेखा जोखा रखते हैं, तभी किसान का हम कुछ कह पाएंगे और डाटा हम प्रस्तुत कर पाएंगे, उसका पीपीटी भी बन पाएगा और प्रेजेंटेशन हम प्रमाणिकता से रख पाएंगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अपना अपना डाटा जरूर लिखें, जो भी है, जितना भी हमें नुकसान हो रहा है वो दिखाएं, फायदा हो रहा है वो दिखाएं, या नहीं हो रहा है, लमसम आ रहा है, जो भी आ रहा है वो भी हमें बताना चाहिए। तो और अगर हमने उसमें कहीं कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल का उसमें सहयोग के लिए भी प्रयोग किया है तो वो भी बता देना चाहिए। उसमें कोई बंदिश नहीं है या कोई प्रमाण पत्र नहीं हो रहा है, ना कोई डिग्री जा रही है हमारी। हमें डॉक्टर वैद्य से और अपने गुरु से कोई बात नहीं छिपाना चाहिए, हमें अपनी बात करना चाहिए ताकि हमारा समाधान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज चूंकि समय हो रहा है, और मैं अगर किसी का कोई कमेंट हो मेरे इस सुझाव पर तो दें, और फिर हम इसका समाधान करेंगे, समापन करेंगे एक बार कार्यक्रम का। जी आदरणीय मुनीलाल जी भैया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाई
इन सभी चीजों में डेटा मेंटेन करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं आने वाला समय ही लाभ देगा। और जैसा मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि सातारा में से जो एक किसान भाई पिछले 2-2.5 महीने से जुड़ा, उन्हें उनके कृषि विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने उनको लेटर भेजा कि आप आपका नाम दर्ज करवा लीजिए प्रशिक्षण के लिए। तो ये इस तरह के लाभ कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे का नाम कृषि विभाग में दिया गया और कृषि विभाग ने उन्हें कांटेक्ट किया और आज उन्हें उसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट योगाहार में जितने भी किसान भाई जुड़े हैं उनका अगर डेटा मेरे पास में आए, और मैं डेटा क्यों चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे बाद में पूछे कि भैया आपने इन किसान भाइयों का नाम क्यों दिया है, तो मेरे पास में डेटा लिखा होता है कि नहीं, यह डेटा इन किसान भाइयों का है। और इस वजह से इन्हें एटलीस्ट, अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हो, तो इनका नाम आप लिख सकते हो, दर्ज कर सकते हो, और इन्हें कोई भी योजना हुए उसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और लाभ मिले या ना मिले, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो भी हम रिकमेंडेशन देंगे, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही रिकमेंडेशन दिया जाता है। और उसी वजह से मैं पिछले 1.5 साल से जो भी यह प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे, सारे किसानों को हम लोग बदल नहीं पाएंगे, लेकिन योगा आर्मी के कम से कम 10 लोगों को आने वाले समय में कहीं ना कहीं लाभ होवे, यह मेरी एक आकांक्षा और इच्छा है। जी ओम। जी, बहुत बहुत आपकी आकांक्षा और आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, जिसकी कोई जितनी तारीफ नहीं कर सकते हैं इस मुख से। आप जो कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ, आप तो वाकई में एक महान आत्मा है, महान पुरुष हैं। कितना परिश्रम करते हैं और किसान के लिए कितना जो है लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसलिए आपके इस पुरुषार्थ को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। और पतंजलि भी इस ओर लगातार प्रयास कर रही है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हमारे नर्मदापुरम में फसल विविधीकरण का कार्यक्रम जो हुआ, उसमें भी किसानों को लगातार उनके सहयोग सरकार से दिलवा रहे हैं। इधर अभी हम टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले और आगर में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों का चयन कर रहे हैं। किसानों का चयन करने के बाद उनको एक किसान को 5,000 रुपया सरकार उसमें अनुदान देगी। साथ में कुछ किसानों को हम जब चयन करेंगे तो एक-एक किसान को, एक-एक गांव में मान लो 10 किसान हैं, तो उनको हम बीज भी देंगे सरकार, और उसको कुछ 9-10 हज़ार रुपया भी देगी उसके मॉडल तैयार करने के लिए। इस प्रकार से इन किसानों का अपन योगाहार के माध्यम से जो किसान में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो किसानों का कहीं ना कहीं हित हो रहा है। लेकिन किसान बस आप हम सबके माध्यम से, जैसे आप बता रहे हैं, उसके अनुसार चले और वो ब्यौरा लिखे और प्राकृतिक जैविक खेती करे और फिर बताए कि इसमें क्या अंतर आया है और हमने क्या पाया है, क्या खोया है। इसके बावजूद भी हम उस रिजल्ट पे, जैसा आपने कहा है, कि जा पाएंगे। बहुत बहुत आपका मार्गदर्शन हर जो है शनिवार को हमें प्राप्त होता है। इससे और क्या हो सकता है। आपका अमूल्य समय आप दे रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय रामकृष्ण भारद्वाज जी जो छतरपुर से हैं, उन्होंने योग कराया बड़े ही उससे अच्छे